अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी के हवाले से। पिछले चंद हफ्तों में हमने देखा है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, कराची में जो कुछ हुआ, और उसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पूरे रीजन को हमें जहन में रखना पड़ेगा। ख़ासकर पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर जो है, और जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना ने जो मुआहदे किए आपस में, MOU साइन हुए, 48 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आ रही है, जिसके ऊपर भारत ने अपना एक ओपनली उसमें नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा है जी कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना में थे तो उन्होंने वहाँ पे इस इशू को उठाया कि इंडिया जो है वो इससे राज़ी नहीं है। अब ये बिल्कुल वाज़ेह होता है, और फिर इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट थी उससे ये लगता है कि वो कहते हैं जी कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आपको टेररिज्म जो है वो करनी पड़ती है। सो इट मीन्स कि एक स्टेट की पॉलिसी है इंडिया की कि वो पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ फैलाए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जितने भी बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं उसमें मुलव्वस हैं, ताकि चाइनीज़ को भी डराया जाए, पाकिस्तान के अंदर एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए। ज़िम्बाब्वे की टीम आई हुई थी तो वो भी, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने हाउस को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आप को डिफेंड कैसे करते हैं। दैट्स द मेन क्वेश्चन। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़, इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री फोर्सेस जितनी भी हैं वो सारी मिल के इस चैलेंज को काबू कर सकती हैं, उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। पॉलिटिकल इश्यूज़ भी साथ साथ चल रहे हैं। KPK में इलेक्शन की धांधली की बात की जाती है, वहाँ पे री इलेक्शन की डिमांड की जा रही है। एक पार्टी कहती है ANP के जी इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए और फ्रेश मैंडेट लेके आना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आपकी मुल्क की सलामती और फिर इंटरनल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है किस हद तक वो इफ़ेक्ट करती है हमारी सिक्योरिटी को और हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी को, इस पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। जनाब अखुंज़ादा चटान साहब CEC के मेंबर है आप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका तशरीफ़ लाए। और जनाब जान शेखज़ई साहब, सीनियर रहनुमा JUIF के। जान साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब्दुल्ला साहब, आज आर्मी चीफ ने एक दफ़ा फिर डिफेंस यूनिवर्सिटी में वाज़े तौर पे कहा कि कश्मीर जो है वो पार्टीशन का अनरिजॉल्व्ड एक इशू है और जिसको UN प्लेबिसिट के ज़रिए हल किया जा सकता है, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की आवाम जानती है कि हमने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सो इस वक्त ये स्टेटमेंट देना, जब बैकग्राउंड में जो मैंने शुरू में जो कुछ कहा, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, कराची में जो कुछ हुआ, उसके तनाज़ुर में डू यू थिंक दैट इज़ अ मैसेज फॉर द इंडियंस कि जी आप जो कर रहे हैं बट वी आर विजिलेंट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिलाशुबा ये मैसेज इंडियंस के लिए ही था। आप देखें, एक मौजू का सिलेक्ट करना और फिर मौजू को ना सिर्फ उन्होंने सेलेक्ट किया बल्कि किस जगह उन्होंने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने वहाँ पे फॉरेन जो डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर डिफेंस यूनिवर्सिटी और वो जो फॉरेन मुख्तलिफ उनके ममालिक के जो डिफेंस के लोग हैं वहाँ पे जो वो सारे वहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ उनके ऑफिसर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो आते हैं पढ़ते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा वाज़े मैसेज था, और फिर इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। अभी ख़ास तौर पे जो कश्मीर का जिक्र उन्होंने किया, ये उस बात के ऊपर कि जब इंडिया ने ये एक अपनी आवाज़ बुलंद की कि हम तो सड़क नहीं बनने देंगे, ये तो हमारा अटूट अंग है, वही जो पुराना शोशा हमेशा से वो छोड़ते रहे हैं। फिर उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने जिस तरह से कहा, जिस तरीके से उन्होंने किया, और फिर बिल्कुल खुल के ही बिल्कुल वो सामने आ गए ना हिंदुस्तान वाले लोग। अभी मैं हालिया चाइना गया हुआ था, 27 तारीख को मैं वापस आया। 26 तारीख को मैंने वहाँ एक इंटरनेशनल सीका कॉन्फ्रेंस थी और उसके अंदर कोई 25-26 ममालिक के लोग आए हुए थे। वहाँ मैंने पेपर पढ़ा और मैंने कहा कि इंडिया जो है वो उसके अज़ाइम जो है वो कॉरिडोर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और चाइना अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, अपनी बुर्दबारी को इस्तेमाल करते, डिप्लोमेसी को यूज़ करते हुए पाकिस्तान को कश्मीर के साथ जो मामला है हिंदुस्तान का उसको सेटल डाउन कराए। फिर जो हिंदुस्तान के अज़ाइम बलूचिस्तान में देखे गए हैं और जो उनके काम वहाँ उन्होंने सर अंजाम दिए हैं, उसके ऊपर मैंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर वो आपके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और फिर जो कराची के अंदर हमेशा से उन्होंने एक नंगी तलवार लटकाए रखी पाकिस्तान के इकनॉमिक हब के ऊपर, तो क्या दहशतगर्दी वो गवादर में नहीं करेंगे? जिस तरीके से उन्होंने कराची को कंट्रोल किया हुआ है, और फिर अफगानिस्तान के अंदर आप देखें कि पहले हमारे सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर पे हिंदुस्तान की फोर्सेस मौजूद थी, अब हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी 6 मुख्तलिफ ऑफिसेज उनके जो है वो खुले हुए हैं अफगान बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान के।
تو وہ وہاں لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ افغانستان سے ہماری بڑی اچھی، وہ وہاں کوئی کرکٹ تو نہیں کھیل رہے نا، وہاں کوئی نہ کوئی کام انجام دے رہے ہیں. ہماری اچھی ہو گئی ہے اشرف غنی صاحب کے آنے کے بعد. نہیں، اشرف غنی صاحب کے ساتھ ہماری ایکویشن پتہ نہیں اچھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ مغرب کے کچھ باتیں اور ہوتی ہیں، دور کے ڈھول سہانے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے الائز پھر بھی افغان طالبان ہیں جنہوں نے آج تک آپ کی سرحد پار کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کی، جبکہ حقیقت یہ رہی. That is not part of our policy, but لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کو جو آج ایک سٹیٹس ملا ہوا ہے، جو بالخصوص ایک بڑا خصوصی سٹیٹس ہے کہ جی پاکستان ہے جو اس ٹائم پہ طالبان کے ساتھ گفتگو کرا سکتا ہے. اگر طالبان پاکستان سے ناراض ہو گئے، افغان طالبان جو کہ میں فریڈم فائٹرز ہیں، تو پھر پاکستان وہ سٹیٹس نہیں انجوائے کر پائے گا. یہ بہت اہمیت کی بات ہے، یہ پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ what if they abandon us. سوال یہ نہیں ہے کہ what if we abandon them، سوال یہ ہے کہ what if they abandon us. پرابلم یہاں آ جاتی ہے. اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ سارے معاملات، اور اسی کو غالباً مد نظر رکھتے ہوئے آرمی چیف نے بڑی ایک واضح سٹیٹمنٹ آج دی ہے، اور یہ میسج بڑا کلیئر کٹ انڈیا کے لیے ہے. اور انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر کا میسج آل پارٹیز کانفرنس میں، آج آرمی چیف کا میسج. جی ہاں، اور یہ امریکہ کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا. جی، امریکہ کو بھی اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ دیکھیں آپ انڈیا کو کنٹرول کریں، ہارنس دیم، ادروائز مشکلات ہو جائیں گی. یہ جو پھر افغانستان سے پیس پروسیس اور واپسی کا عمل جو ہے یہ مشکل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. چٹان صاحب، باہر کے ممالک جو ہیں وہ تو ظاہر ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، چاہے وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرے انڈیا، یا وہ پاکستان کے اندر جو مختلف ایلیمنٹس ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں، چاہے وہ نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کو استعمال کر کے کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کیسے کرنا ہے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے. 3 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہم نے اپنا کیس جو ہے وہ لڑنا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کل جو آل پارٹیز کانفرنس پرائم منسٹر نے کوئٹہ میں جا کے کی ہے، وہ ایک اچھا ایک انڈیکیشن تھا. یہ جو اس وقت انسرجنسی ہے یا جو پرابلم ہے بلوچستان کا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس کو قابو پانے میں، اس کو حل کرنے میں کوئی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، یا پھر ہمیں کوئی پریکٹیکلی کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، ہمارا مسئلہ یہ ہے اور ہمارے سارے مسائل کا جڑ یہ ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ جاتے ہیں، ہم طے کر لیتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہم کس طریقے سے نکالتے ہیں، لیکن جو حل اس مسئلے کے لیے ہم تجویز کرتے ہیں پھر اس پہ ہم عمل درآمد نہیں کرتے ہیں. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، انڈیا تو شروع ہی دن سے جب سے پاکستان بنا ہے، ان کے پاکستان کے لیے کوئی نیک خواہشات اور نیک جذبات نہ ہے، نہ رہے گا اور نہ تھے. لیکن ابھی جو حکومت بنا ہے، دونوں طرف سے ہمیشہ سے آوازیں آ رہی ہیں اور حکومتی سطح پہ کہ ہم اپنی بات اور اپنے مسائل کو مذاکرات کے ذریعے اور بات چیت کے ذریعے حل کریں. لیکن موجودہ وہاں کا جو وزیر اعظم ہے وہ تو اس طرح کا وزیر اعظم ہے کہ یہ جب تک وزیر اعظم نہیں بنا تھا یہ تو امریکہ کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھا. اس کو امریکہ جانا بھی اس پہ بین تھا. ایک دہشت گرد ٹائپ کا بندہ ہے، اور وہ صرف یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے خلاف، وہاں پہ جتنی اقلیتیں ہیں وہ عیسائیوں کو زبردستی ہندو کرا رہی ہیں کہ اب تو قرآن زمانے میں، اور ہر ایک کے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ تو ہم آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، جو کچھ آواز ہم سن رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ پہلے بار نہیں ہوا ہے. کیا مہران بیس پہ جو حملہ ہوا تھا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی چیز تھا جس کو طالبان کو اس چیز سے کوئی خطرہ تھا. وہاں پہ جو ہمیں نقصان پہنچا تھا اس کو ڈائریکٹ ہمارے دشمنوں کو اس کو فائدہ پہنچ رہا تھا، اور وہ انڈیائی ہے، اور وہ انڈیائی ہیں. تو اس طرح کے ہمارے جو JHQ پہ حملہ ہوا تھا، جس طریقے سے ہمارے کامرا پہ حملہ ہوا تھا، جس طرح کے CID سینٹر پہ حملہ ہوا تھا، اور ایسے مختلف واقعات ہوئی ہیں جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس میں راہ کا ہاتھ ہے اور اس میں انڈیا ملوث ہے. پھر بھی ہم نے آواز نہیں اٹھایا. یہ تو انہوں نے خود سے آواز اٹھایا، ہمیں اکسایا. ان کے وزیر خارجہ نے، ان کے وزیر دفاع نے، ان کے پرائم منسٹر نے خود سے کہہ دیا، بار بار کہہ دیا کہ ہم کانٹے کو کانٹے سے نکالیں گے. وزیر اعظم نے، وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم دہشت گردی کے جواب دہشت گردی سے دیں گے. تو ہم کچھ بات نکال دی منہ سے. ہمیں نہ صرف یہ کہ انڈیا کے ساتھ بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں. اگر حکومت نہیں بول سکتے تو ہمارا میڈیا کا حق بنتا ہے، ہماری سول سوسائٹی کا حق بنتا ہے،
हम तो जापान के लिए और अमेरिका के लिए और पता नहीं कहाँ कहाँ के लिए हमारे एनजीओज और हमारे लोग निकल आते हैं। अपने मुल्क के लिए भी हमारे लोग निकले, वो इन लोगों से भी पूछे जो हमारे मुल्क के दुश्मन है, जो वो लंदन बैठी हुई है, जो स्विट्जरलैंड में बैठी हुई है, जो यूरोप की दूसरे कंट्रियों में बैठी हुई हैं। इस पे भी हमें निकलना चाहिए कि हम उसको कहें कि हम तो दहशतगर्दी को खत्म कर रहे हैं, हम तो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं फिर प्रॉब्लम किधर है? यानी हुकूमती सतह के ऊपर प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम कहाँ पे? पॉलिटिकल पार्टीज में है? आप कहते हैं मीडिया को भी आवाज उठाएंगे, बिल्कुल आप सही कहते हैं। हमें प्रॉब्लम्स थी, लेकिन पेशावर का जो वाक़या हुआ है इसके बाद हमने अपने प्रॉब्लम्स पे काबू पाया है। इसमें हमें 3-4 बड़े बड़े काम करना चाहिए। एक तो ये कि हमारा जो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर बनाना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि इसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन कुछ बेहतर हुआ है या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक इसमें हमने अपने लोगों को एतमाद में लेना है, और खुसूसी तौर पे इन लोगों को जो एहसासी महरूमी की शिकार है, उन लोगों को जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो पाटा के लोग हैं या और इस तरह के जो लोग हैं, उन लोगों को एतमाद में लेना चाहिए और इनके एहसासी महरूमी को ख़त्म करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में वो सलाहियत है, हमारे फोर्सेस में, हमारे इंटेलिजेंस में, हमारे अवाम में, हमारी सियासत में, कि हम हर किस्म खतरात से अपने मुल्क को बचा सकते हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने अभी तक बचाया, वरना हमारे नेबर में क्या कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे रशियन आए, यहाँ पे अमेरिकन आए, यहाँ पे नेटोज आए, तरह तरह के हालात यहाँ पे आए, लेकिन रहमत है पाकिस्तान के अवाम पे और शाबाश के और खैराजी तहसीन के काबिल है कि अभी तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमने अपने मुल्क का, अपने मुल्क के नजरियाती सरहदात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। आप हमें दुनिया को कहना चाहिए कि इंडिया जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह के बयानात इनकी हुकूमत की तरफ से आ रही हैं, जो यहाँ पे हम बुनियाद परस्ती को ख़त्म करना चाहते हैं, वहाँ के वज़ीर आज़म के, वहाँ के हुकूमत पार्टी की बुनियाद परस्ती उनके तो फायदे में है ना, मतलब वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। दुनिया तो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी इंतहा पसंदी हमारे फायदे में नहीं है। अगर हमारे इनके दुनिया के फायदे में नहीं है तो वो हमारे साथ मिलके इंडिया पे प्रेशर डाल दे कि इस चीज की वजह से पाकिस्तान जो मेहनत कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जो शहादतें दे रहे हैं, जो अवाम शहीद हो रही है, जो फोर्सेस शहीद हो रहे हैं, जो पैसे की तबाही आ रही है, वहाँ पे इंतहा पसंदी में नुकसान के बजाय फायदा पहुंच रही है, तो इंडिया पे थोड़ा सा प्रेशर डाल दे, पाकिस्तान का हिमायत करे। बिल्कुल ठीक है। जान साहब, आप चूंकि बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है, मुझे ये बताएं कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की भी कोशिश थी, उन्होंने आगाज़ हकूक़ कभी एक वो जो था प्लान वो दिया, उसके ऊपर काफ़ी हद तक काम भी हुआ, नेशनल अवार्ड भी हुआ, 18 अमेंडमेंट के ज़रिए सूबाई खुद मुख्तारी भी मिली सूबों को, बट वहाँ का जो पॉलिटिकल जो एक सोल्यूशन है वो हमें दिखाई नहीं देता इस हुकूमत के दौरान भी, अनफॉर्चुनेटली अभी तक। क्या वजह है? मालिक साहब जो हैं उनके पास इतना वो नहीं है, यानी लेवरेज नहीं है, कैपेबिलिटी तो है ज़ाहिर है, लेकिन लेवरेज नहीं है कि वो नेगोशिएट करें, बातचीत करें, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के इकट्ठे हुए बैठे थे, उसके अलावा भी वो लोग इकट्ठे नज़र आने चाहिए। जो आपने बयानिया सेट किया या रखा मेरे सामने, ये वही बयानिया है जो हमारे दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। 3 बयानिया और 3 फॉल्ट लाइन्स हैं हमारे, जो इस वक्त जो है हमारे लिए खुल के सामने आ गए हैं। पहली बात ये, जो हमारा एक फॉल्ट लाइन रहा है कि इस मुल्क में पंजाबियों ने दूसरे सूबों को खाया है, बलूचिस्तान के साथ ये ज़्यादती हो रही है, और इस बयानी के बुनियाद पर मुतशद्दिद तंजीमें आई हैं और हमने देखा है उन्होंने सिविलियन आम लोगों को कत्ल किया है। एक ये हमारा फॉल्ट लाइन है। इसके लिए 2 तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ये, इस बयानी को आप इतना फ़रोग़ दो कि लोगों के दरमियान नफरतें इतनी बढ़ें कि हर आदमी दूसरे का मुखालिफ हो जाए, और उस अमली तौर पर इस फॉल्ट लाइन को इस्तेमाल करने के लिए अपने प्रॉक्सी जो हैं वो लॉन्च करो। ये दोनों लेवल पे काम हो रहा है और बलूचिस्तान भी इसका हिस्सा है। और जो दूसरा अहम है वो सेक्टेरियन या फिर कावारियत है। उसमें भी बयानिया यही है कि इस मुल्क में एक खास कम्युनिटी, एक खास माइनॉरिटी के खिलाफ जो है सब लोग जो है उठ खड़े और उनके गले काट रहे हैं। ये भी सबसे बड़ा झूठ है। पाकिस्तान एक, लेकिन अब जो रिसेंट वाकया हुआ तो एथनिक था। मैं सिर्फ ओवरऑल उसकी बात एथनिक की, तो मैंने बात की कि एक फॉल्ट लाइन हमारा एथनिक रहा है, दूसरा सेक्टेरियन है। अब इसको भी इस्तेमाल करने के लिए बयानिया भी ये दिया जा रहा है। दूसरा जो है पॉलिटिकल है, वो इस तरह के खुदा न खास्ता सिविल और मिलिट्री रिलेशन के दरमियान इतना गैप है कि हमारे कोई वर्किंग रिलेशंस है ही नहीं। और बयानिया भी ये दिया जा रहा है कि सियासतदानों को आप इतना डिफेम करो, बदनाम करो, ताकि लोगों का एक एतमाद,
एक ट्रस्ट ख़त्म हो जाए और लोग बददिल हो जाए। लेकिन खुदा का शुक्र है कि इन तमाम बयानियों को काउंटर करने के लिए सिविल और मिलिट्री जो दो इदारे हैं उन्होंने पेशावर वाक़े के बाद एक नुक्ते पे इत्तेफाक राय किया, वो ये कि जो भी मुतशद्दिद तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस नाम से भी, चाहे वो एथनिक हैं, सेक्टेरियन है, लिंग्विस्टिक है, उनके खिलाफ बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के कार्रवाई की जाएगी। ये आयादा कोयटा में भी किया गया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, मस्तूंग में भी किया, मस्तूंग के वाक़े के बाद, क्योंकि जो लोग आम लोगों को शहीद कर रहे हैं उनका कोई सियासी बयानिया नहीं है, उनका कोई केस नहीं है। आप सिर्फ जो भी आपकी ग्रीवेंसेस या शिकायतें हैं, आप लोगों को कत्ल करके अपना ये शिकायतों को हल करने के लिए ये कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये टेररिज्म है और इसकी डेफिनेशन पेशावर के वाक़े के बाद सारी कौम ने की और इस पर इत्तेफाक किया है। तो बलूचिस्तान का कोई सियासी मसला नहीं है। अगर कोई सियासी मसला है उसको बयान करने का हक है, वो बलूचिस्तान की मुंतखब लीडरशिप का है। बेशक वो शिकायतें करें कि मरकज ने उनके साथ ये किया है। प्रॉब्लम रहा है ना जान साहब कि हमारी जो भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में होती है उस दौरान तो इन चीज़ों को वो वाज़ेह तौर पे नहीं बयान करती, लेकिन जब हुकूमत से बाहर निकल जाते हैं फिर कहते हैं जी हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था। पॉइंट स्कोरिंग अपनी चीफ जगह पे, मिनिस्टर है या गवर्नर है, वो ये कहते हैं जी हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था, इख्तियार तो कहीं और। देखिए पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह पे नहीं, ये बात है, ये बात दुरुस्त है। देखिए ये एक्सप्लॉइट हुआ है, जो लोग पावर में नहीं है वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं और बलूचिस्तान के केस के नाम पे अपनी सियासी दुकानदारी चमकाते हैं। यही वज़ीर आला साहब जो कल तक जब पाकिस्तान एटमी धमाका कर रहा था, वो उस वक्त नवाज शरीफ साहब के गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। जब तक वो वज़ीर आला था तो सब कुछ ठीक था। आज वो वज़ीर आला नहीं है तो खुदा न खास्ता पंजाब ने सारे बलूचिस्तान को खा लिया। ये असल में वो नैरेटिव है जो सियासी मकासद के लिए प्रोमोट हुआ है। लेकिन आज का जो मौजूदा वज़ीर आला उसने खुद कहा है कि तमाम प्रोजेक्ट में मुझे इत्मीनान में लिया गया है। जो अहम प्रोजेक्ट है कॉरिडोर का, पाक चाइना कॉरिडोर का, तमाम सियासी लीडरशिप जिसमें पश्तून बलोच शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसके साथ जो है पूरा ताउन के लिए हम तैयार हैं और उन्होंने कहा हमारा इस पर कोई शिकायत ग्रीवेंसेस नहीं है। दूसरी बात ये कि इलाकों की डिप्रेवेशन है, क्या जनूबी पंजाब का सेंट्रल पंजाब से की शिकायत नहीं है? क्या जनूबी अजला का पेशावर से नहीं है? इसी तरह बलूचिस्तान में भी पश्तूनों के अपने ग्रीवेंसेस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इस नाम पे बंदूक उठाएं और दूसरे लोगों के कार्ड चेक करके उनको एक एक चुन के कत्ल करें। ये बयानिया जो है बहुत खतरनाक है और हम इससे आगे जा चुके हैं। कौन है इन लोगों के पीछे? देखिए ये तो फुट सोल्जर्स हैं। फुट सोल्जर्स का काम यही है कि वो इस फॉल्ट लाइन को मैनिपुलेट करे, और मैनिपुलेट करने वाले कौन है? इसके अक्रॉस द बोर्ड है, अक्रॉस द बॉर्डर है। हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान में फॉल्ट लाइन को इस्तेमाल करना, इस बयानी को प्रोमोट करना और ये प्रॉक्सीज को लॉन्च करना वो मुनज़्ज़म स्पॉन्सरशिप के बगैर नहीं हो सकता। इनके वसाइल जो है वहाँ से आते हैं, उनकी लॉजिस्टिकल हेल्प वहाँ से होती है, जो असला और एमुनेशन इस्तेमाल होता है वो वहाँ से आता है। एक आप एक अपने एक चपरासी एक ड्राइवर को रखने के लिए आपको वसाइल की जरूरत होती है। यहाँ पे तो 20 और 15 के माबैन लोग होते हैं जिनके पास कलाशनकोप होते हैं, 2 गाड़ियाँ होती हैं, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, अगर उनकी सैलरीज होती हैं, अगर आप ये जमा करें ये मिलियंस में हैं, तो ये तो आप किसी मजदूर एक मेहनत से मजदूरी से आप कमा नहीं सकते हैं जब तक आपको ये फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिले। और इसके लिए जो है हमें सबको मालूम है कि ये पैसा कहाँ से आता है। लिहाजा ये कहना कि वहाँ का कोई सियासी केस है और उस बुनियाद पे कोई टेररिज्म हो रहा है, मेरे ख्याल में ये बहुत खतरनाक नैरेटिव है। अब वो नाराज बाई नहीं है जो लोगों को कत्ल कर रहे हैं, वो टेररिस्ट है एंड दे शुड बी डेल्ट विद एज टेररिस्ट, क्योंकि कोई भी जवाज आपका है आप टेररिज्म के लिए जो है रास्ता वो आपके लिए जस्टिफिकेशन बयान नहीं कर सकता। ग्रीवेंसेस हैं, जमहूरी मुल्क है, बहुत सी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन इस नाम पे असला उठाना पोस्ट पेशावर पाकिस्तान में इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। अब्दुल्ला गुल साहब मुझे ये बताइएगा कि ये काफ़ी बातें जो है जान साहब ने बता दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक प्रोविंस है जिसकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनका एक इंस्टीट्यूशंस है, फंक्शनल डेमोक्रेसी है, आपके सिविल फोर्सेस भी हैं, आपकी मिलिट्री फोर्सेस भी हैं। फिर इस तरह के जो वाक़यात हैं, गो के आपका दुश्मन जो है वो पेनिट्रेट कर चुका है, बट द क्वेश्चन इज़ कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो क्या उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो इन चीज़ों को काबू कर सके, या हमने जो A-B-C डिग्री के मुख्तलिफ एरियाज़ को डिवाइड किया हुआ है, फिर जो लोग इलेक्टेड हैं वो कंसर्न नहीं होते उस तरह से सिक्योरिटी के जिस तरह से कि उनको होना चाहिए। वो सारे का सारा एक आपने इदारे को या फिर दे दिया कि जी आप आउटसोर्स कर दिए कि आपने ये सारा कुछ करना है।
where the problem lies? देखिए वही साहब, मैंने आपको एक पेपर भी भेजा अपना बलूचिस्तान के ऊपर, आपने उसको पढ़ा भी होगा। उसके अंदर बहुत सारे मैंने पॉइंट किए, चंद चीज़ें आपके नाजरीन के लिए भी बता देते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ए एरिया और बी एरिया की बात की। 93% जो है वो इस टाइम पे बी एरिया है, यानी कि वो नो गो एरिया है फॉर पुलिस। 7% जो है लेवीज जो है वो कौन अपॉइंट करता है? वो सरदार और नवाब खुद अपॉइंट करते हैं। तो वो आप किसकी लेवीज और किसके खिलाफ ऑपरेशन और कौन लोग, बड़ा मशहूर है ये बात कि बकायदा ये मुआश लिया करते थे। यहाँ मैं नाम ले सकता हूँ ट्राइब्स के, ये आप बकायदा ब्रिटिश जो हिस्ट्री है उसके अंदर बकायदा ट्राइब्स का नाम लेके उसको मुआश कहते हैं, जो इनको हर महीने एक स्टाइपेंड जो है वो मिला करता था और उसके अंदर तमाम ट्राइब्स को मिलते हैं। देखें प्री पार्टीशन जो कुछ होता रहा, लेकिन अब तो हमसे 70 साल लेकिन आज भी मिलता है ना जी, यही तो मैं आपको, तो ये कौन इसको हिंदुस्तान देता है, कैटेगरी सारा करे ना, हिंदुस्तान देता है जी। जगह पे पुलिस को आप भेजें, वहां पे पुलिस स्टेशन बनाएं, 44% आपका पाकिस्तान का हिस्सा है। इतना स्ट्रेंथन कर दें कि आपको एफसी की जरूरत ही ना पड़े वहां पे लगाने। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल वजह है, लेकिन इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल इतना इन्फ्लुएंस है। कुछ लोग जो दरमियान में पॉलिटिकल होता ये है कि कुछ जो ब्लू आइड बन जाते हैं, लोग जो शिकायत करते हैं जी कि हमारे पास तो लेवरेज नहीं, ब्लू आइड बन जाते हैं कुछ लोग। जब वो ब्लू आइड बन जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि जब वो ब्लू आइड बन जाते हैं किसी खास इदारे के, तो पता चलता है कि वो ब्लू आइड जो है वो अपने इलाके में उसने गदर मचा देता है, करप्शन शुरू कर देता है। अभी भी एक मिनिस्टर साहब हैं जो ब्लू आइड हैं और वो दुबई के अंदर उनके बड़े बड़े होटल उन्होंने खरीद लिए हैं, उनके प्लाजे बन रहे हैं। बात कर रहे हैं? मैं अभी नाम नहीं, अभी बड़े एक मिनिस्टर हैं, अभी हाजिर सर्विस बलूचिस्तान के मिनिस्टर हैं। नाम क्या है? वो नाम को छोड़े, ये सारी कौम जानती है। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं बलूचिस्तान को, उन्होंने हमारा वीक पॉइंट देख लिया है। उनको पता है कि पाकिस्तान को अगर कहीं से ज़ौफ पहुंचाया जा सकता है, ये आज का नहीं, ये कर्नल रैल्फ पीटर का 2006 के अंदर नक्शा आया हुआ है, जिसको उसने फ्री बलूचिस्तान के नाम से एक नया मुल्क बनाया हुआ है उन्होंने। ये सारी चीजें उसमें कोशिश कर रहे हैं ना। हिंदुस्तान उससे पहले 1 लाख हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में, वो भी आपके खिलाफ बिकॉज दे हैव देयर फाइनेंशियल इंटरेस्ट। आपके नेबर्स करेंगे बिकॉज दे हैव देयर फाइनेंशियल इंटरेस्ट। बिल्कुल। अब हमें अपना हाउस ऑर्डर कैसे करना है? हमें अपना हाउस ऑर्डर ऐसे करना है। सारे प्रॉब्लम हम बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, बट द इशू इज के ये ए बी जो एरियाज हैं, हमने बी और सी एरियाज बना दिए हैं, वहां पे पुलिस नहीं जा सकती, वहां पे एफसी नहीं जा सकती। मतलब ये क्या? देखिए आपने जब ये ऑपरेशन किया है ज़रबे आज़्ब, और उससे पहले जो आपने ऑपरेशन किया है वहां, उससे सारे लोग उठ के भाग के बलूचिस्तान में आ गए। काबो कैंप जैसे जो है वो दहशतगर्दी के जो है वो कैंप वहां बने, जिधर फॉरेनर्स को भी ला के पकड़ा गया, जिधर बाकी वो जो मुनीर बलोच वगैरह थे जिनके पास 2 चेक रिपब्लिक की लड़कियां जो है वो पकड़ी गई। पहले वो कहते रहे कि जी अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान से पकड़ी गई, उनको वहां से आखिर बाजियाब कराया गया, उनको निकाल दिया गया। ये सारे लोग, असल में मसला ये है कि यहाँ एक जब तक प्रॉपर ऑपरेशन नहीं होगा, क्लेंजिंग नहीं होगी, पुलिस की फिलहाल अभी कैपेसिटी नहीं है ऐसी, और ना ही पुलिस के अंदर देखिए अभी क्योंकि पुलिस आपकी पोलिटिसाइज हो चुकी है ना। आपकी पोलिटिसाइज जो है वो पुलिस क्या करेगी? वो किसी एक की साइड लेती है। आपके जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे उनके घर से बाकायदा लोगों की चोरीशुदा गाड़ियां जो है वो निकाली गई हैं। क्या ये बात हकीकत नहीं है कि वहां एक एसएसपी साहब थे क्राइम ब्रांच के, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद की चोरीशुदा गाड़ी वहां खड़ी हुई है, अंदर उनके जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे उनके घर से निकाल के वो लेके आए हैं। उन्होंने कहा अच्छा मुझे तो पता नहीं है, ये किसी ने खड़ी कर दी होगी। तो उन्होंने कहा जी ये चीफ मिनिस्टर हाउस है, यहां तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो आपने कैसे ये गाड़ी खड़ी कर दी? आखिर वो गाड़ी लेके बाहर चले गए। तो ये अंदाजा करें कि ये जिस सूबे का आलम हो, जहां 35 करोड़ रुपए पर एमपीए मिल रहे हो सालाना, और डेवलपमेंट फंड है वो डेवलपमेंट कहां इस्तेमाल किया? कहीं इस्तेमाल किया? टूटी सड़कें, जहां इंसान और गधा, लोरालाई जैसी जगह के अंदर इंसान और घोड़े जो है वो कट्ठे पानी पी रहे हैं, जहां हेपेटाइटिस की शरह जो है 80% हो, जहां जो बकायदा एक पूरे इलाके में एम्बुलेंस ना हो, जहां अस्पताल का ये आलम हो के औरतें जो है वो तौबा-इस्तग़फ़ार पेशाब के अंदर पड़ी हुई हैं। ये लोरालाई गवर्नमेंट सेंट्रल हॉस्पिटल की आपको बात बता रहा हूं। इसलिए अवाम का खुदा के तौर पर ये कोई पाकिस्तान के वफाक को एक फैसला करना है, और फिर अपने साथ उन लोगों को जो उन्होंने जिनके साथ अपने आप को अलाइन किया हुआ है उनसे पीछे करें। जो वहां आपके मिनिस्टर्स हैं
وہ سارے کے سارے جو ہے وہ چوری کے اندر یا کسی نہ کسی واردات کے اندر ملوث ہیں. پھر آپ کے جو اس سے پچھلی گورنمنٹ پچھلی جو گورنمنٹ تھی خلاف ایویڈنس کیوں نہیں آتا؟ ایویڈنس موجود ہیں. عدالت کا ہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. عدالت تو آپ کی کام ہی نہیں کرتی. کوئکلی مجھے لینی ہے چٹان صاحب، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. بلوچستان پہ ہمارا فوکس تھا، وہاں پہ جو واقعہ پیش آیا مستنگ نے، اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم وہاں گئے، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور ایک ریزالو یہ شو کیا گیا کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے، بلوچستان کی جو سیکیورٹی ہے، بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ وفاقی حکومت کے لیے بھی اور صوبائی حکومت کے لیے بھی مقدم ہے. وہ ایک ٹاپ پریورٹی ہے اور اس کو پاکستان کے انٹرسٹ کو، بلوچستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عبداللہ گل صاحب، جانا چکزئی صاحب اور زیادہ چٹان صاحب. چٹان صاحب، آپ یہ جو پولیٹیکل بات کی جا رہی ہے کہ جب تک ہم پولیٹیکل لوگ جو الیکٹڈ ہے وہاں پہ، وہ مطلب ان کے اپنے ٹرائبز ہیں، ٹرائبل سسٹم ہے، پھر آپس میں ان کی جنگیں ہیں، یہ ساری چیزیں تو چلتی رہیں گی، لیکن اسٹیٹ کی جو رٹ ہے جہاں جہاں ہم نے اسٹیبلش کرنی ہے اس کو تو اسٹیبلش کرنا چاہیے نا، تاکہ سول گورنمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہو کہ ریئلی فنکشنل ہے اور ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے. دیکھیے جی، کسی بھی حکومت کا سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ وہ اپنی ریاست میں اور اپنی سرحدات کے اندر ہر جگہ پہ اپنا رٹ قائم کرے، اور وہاں کی جو عوام ہو اس کو یہ چین سکون ہو کہ حکومت ہے، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتے، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا ہے، میرے ملک میں ادارے ہیں، یہاں پہ عدلیہ ہے، میرے ساتھ کوئی ظلم ہوگا تو بدقسمتی سے ہم نے اداروں پہ توجہ نہیں دیا ہے، ہم نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیا ہے، اور اس کا خمیزہ اب ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ دیر است و درست است، ایک جگہ سے تو شروعات کرنا ہے. اور آپ نے آرمی چیف کے بات کا ذکر کیا تو مجھے تو اس بات کی، یہ تو ہمارا ایک پرانی بات ہے، ہم سب کہہ رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے، ہم کشمیر کے آگے سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے جو اچھی بات لگی آرمی چیف کے باتوں میں، اور انہوں نے جو بیان دیا ہے جو ہٹ کے مجھے لگ رہا ہے کہ دوسرے پچھلے بیانات سویرین گورنمنٹ نے تو بہت دیے ہیں، لیکن کسی آرمی چیف نے پہلے بار اگر کوئی بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم کسی پہ پراکسی وار مسلط کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کو اجازت کسی کے ملک میں ہم دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، اور نہ کسی ملک کے ہم دہشت گردی برداشت کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم اس چیز پہ عمل کریں، اور میں بہت معذرت کے ساتھ عبداللہ گل صاحب کی اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتا ہوں کہ فلانا ملک میں ہمارے فلانے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور یہ ہمارے مفادات کے تحفظات کر سکتے ہیں، کم از کم ہمیں افغانستان کے ساتھ، کیونکہ جو انڈیا کی بات ہے اس کے ساتھ تو ہمارے کچھ بنیادی مسائل ہیں جو ازل سے ہے، اور اس میں اتنا ہمارا قصور نہیں ہے. ہم اگر آپ کو یاد ہے کشمیر کی ایشو پہ ہم ایگریسیو تھے کچھ زمانے میں مشرف صاحب کے دور سے پہلے، اور انڈیا جو تھا وہ ڈیفینس پہ تھا. پھر بعد میں مشرف صاحب کے دور میں یہ حالات آ گئے کہ ہم ڈیفینس پہ آ گئے، 9/11 کی وجہ سے پوری دنیا کا نقشہ، یعنی ڈپلومیسی کا نقشہ چینج ہو گیا. کارگل کے اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں شامل تھیں، صرف وہ 9/11 نہیں تھا، اور بھی اس میں بہت عوامل شامل تھے کہ ہم ڈیفینس پہ مجبور ہو گئے اور ہم ڈیفینس پہ آ گئے. تو انڈیا کے ساتھ تو ہمارا اور طرح کے مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ ہے تو ہم کسی ملک کے ساتھ اپنا مسئلہ حل نہیں کریں. افغانستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، ہمیں وہاں پہ کسی سیاسی تنظیم کے ساتھ نہ کسی کے ساتھ مخالفت رکھنا چاہیے، نہ کسی کا حمایت کرنا چاہیے. ہمارا تعلقات ہونا چاہیے افغانستان کے ساتھ، افغانستان کے عوام کے ساتھ، جس طرح کہ ہمارا اور چائنا کا تعلقات ہے. یہاں پہ مارشل لا کا حکومت آ جاتا ہے، ہمارا اور چائنا کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کبھی مسلم لیگ کا حکومت آ جاتا ہے، کبھی پیپلز پارٹی کا حکومت آ جاتا ہے. وہاں پہ جو بھی حکومت ہو اور دنیا اس کو تسلیم کرے کہ یہ افغانستان کا حکومت ہے، ہمیں ان کے ساتھ. بلوچستان کے حوالے سے کیا کیا جانا چاہیے؟ بلوچستان کی جو صورتحال ہے، ٹرائبلزم ہے، وہاں پہ بی ایریاز ہیں بہت زیادہ جہاں پہ پولیس جو ہے اس کی رچ نہیں ہے، اور جب کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو پھر بٹالین پوری جو موو کرنی پڑتی ہے فورسز کو، اور وہ جا کے وہاں پہ سرچ آپریشن کر رہے ہیں. جو ایک ایس ایچ او کا کام تھا کہ ایک ایریا ہے
G8 में हम बैठे हुए हैं तो यहाँ के पुलिस स्टेशन के अंदर SHO को एक एक बंदे का नाम पता होगा, उसके बाप का नाम पता होगा, कौन बंदा आके रह रहा है। आज तो वो सूरत हाल ही नहीं है। देखिए जी, ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, जो दहशतगर्दी का है, जो राह का है, खाद का है और मुसाद का है। पहले तो आप नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ इंतजामी एतबार से कराची एक में फैसला तो कर लेना नहीं, कि आपने एक एरिया को किस तरह से गवर्न करना है। वही मैं इलेक्टेड मेंबर होगा, उसका कौन होगा, मैं बता रहा हूँ ना। दहशतगर्द तो जिधर भी हमारे शहरक देखते हैं वहाँ पे, चाहे वो कराची है, वो जिधर है, बलूचिस्तान के लिए और सारे मुल्क के लिए हमने अमन व अमान के लिए एक पॉलिसी बनाया है ना। इस पॉलिसी पे हम अमल करें। मैंने नहीं बनाया है, एक पार्टी ने नहीं, इसमें मजहबी लोग भी शामिल थे, इसमें फोर्सेस का भी इनपुट था। आप नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसकी बात पे आज तो हम सुनते ही नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि इस पे अगर अमल दरामद किया जाए, हम अपनी जतों को खत्म करें। हमने इस पे जो इसमें हमने लिखा है कि इस पे हमने क्या क्या करना है और किन बातों पे अमल करना है, हर चीज थी शामिल थी। इसमें जो चीज़ें शामिल है इस पे हम अमलन अबदन, इसमें खारजा पॉलिसी, इसमें अंदरूनी बैरूनी सारा सब कुछ आ जाएंगे और हम सारे इस पे मुत्तफिक हो चुके थे। अगर आज इसमें कोई इस पे अमल करना नहीं चाहती है, इसके लिए मुश्किलात है, तो जो ये बन रहा था इस टाइम पे उसको कहना चाहिए था ना कि हम इस हद तक नहीं जा सकते हैं या इधर से आगे हम नहीं जाना चाहते हैं। तो जब एक बार हमने बना लिया और ये हकीकत है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई हल है ही नहीं, हम इस पे अमल दरामद करके, और मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया के साथ भी हम इस पे प्रेशर डाल सकते हो, इस पे मुज़ाकरात पे ला सकते हैं, तो हमारे लिए भी बेहतर है, इंडिया के लिए भी बेहतर है। यानी मैं इंडिया के साथ मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जिस तरह का वज़ीर आज़म है, जिस तरह के पार्टी का वहाँ पे हुकूमत है, उन्होंने इलेक्शन मुहिम में पाकिस्तान के मिनिस्टर जो है सुषमा स्वराज वो कह रही है जी कि हम जो है, इसके वज़ीर दिफा जो कुछ कह रहे हैं, ये जो CPEC जो है इसके ऊपर तो हमारे बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात है। इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसमें एक बहुत बड़ा मसला है। उन्होंने तो झटका दिया तो इसके मुंह से ये सारा सब कुछ निकल गया। इसके अंदर जो था पाकिस्तान के लिए जो जज्बात थे, ख्यालात थे, इस झटके की वजह से वो मुंह के और जबान पे आ गई। वरना इंडिया के इससे पहले भी वो समझता है कि हम एक ताकत है इस एशिया में और हम इस रीजन में ताकत है, वो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझता है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान हर मुकाम पे और हर जगह पे उन्होंने अपने अहमियत उनको याद दिलाया है कि पाकिस्तान एक हकीकत है, पाकिस्तान एक हकीकत रहेगा। और जब उनको ये एहसास हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी वोट इस पे लिया है कि हम कारोबार करेंगे और हम इकनॉमिक पोजीशन हमारा बेहतर, हमारा भी कोशिश यही है कि हम अपना इकनॉमिक पोजीशन बेहतर करें। तो अगर हमारे बाइज्जत और बराबरी की बुनियाद पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, और इस शर्त पे मुज़ाकरात तो हम कर रहे थे, इंडिया ने मुज़ाकरात को ख़त्म किया कि इंडिया खुद आके और मुज़ाकरात पे टेबल पे बैठ जाए, तो पाकिस्तान में भी इंतहा गुर्बत है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा गुर्बत है। मुहज़्ज़ब कौमें, जमहूरी कौमें, हमसे बड़े बड़े इख्तिलाफात के लोगों के टेबल पे आके बैठ गए और उन्होंने अपने हालात को दुरुस्त कर दिया। तो अगर हम भी अपने अवाम के लिए टेबल पे आ जाए, पाकिस्तान तो तैयार है, वो नहीं आने के लिए तैयार। अब हम भी तैयार नहीं है, जब तक इंडिया की तरफ से दावत नहीं आएगा हम भी तैयार नहीं है, और तैयार होना चाहिए। अब तो मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि उनको एक नशा है कि हमारा बालादस्ती है और हम एक ताकत है। इस पोजीशन में इंडिया के साथ हमें दावत नहीं देना चाहिए कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। हमें उनको अपने अहमियत याद दिलाना चाहिए कि हम एक अहमियत है इस खित्ते में और इस रीजन में, और अगर इंडिया हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहे तो हमें इससे इनकार नहीं करना चाहिए। और अपने अवाम के लिए उन्होंने भी और हमने, एक बात अगर इजाज़त है तो मैंने बातें कुछ ज़्यादा की, मेरा अपने भाई की भी इस बात के साथ इत्तेफाक नहीं है कि आप, ठीक है हम मानते हैं कि दहशतगर्द है, फंडिंग भी हो रहे हैं, लेकिन इस दहशतगर्दी में जो वर्कर टाइप का जो मर रहा है, जिस पे ऑपरेशन हो रहा है, जो तबाह हो रहा है, वो लोग जो है उसको जज्बाती करते हैं, उनको इनके एहसासी महरूमिया याद दिलाते हैं। जिस तरह के हमारे कबाइल है, अभी तक हमें वोट का हक हासिल नहीं, हमारा बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहा है, हमें जो कानून साजी हो जाती है, इस तरह कौमों में एहसासी महरूमिया है, जो इनका हक है उसको दूर करना चाहिए। इसकी वजह से ये लोग फायदा उठाते हैं। आप जैसे जो उनके मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं, लीडर्स हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहते हैं गाए बगैर, उनका भी ये काम है कि अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अपनी लीडरशिप को बताएं जी कि आप ये रिफॉर्म्स लेकर आएँ, इसको पार्लियामेंट का एजेंडा बनाएं। अब ये PMLN की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी और PMLN का बहुत अच्छा मतलब दे आर पॉलिटिकल कजन्स, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर।
تو ان کو چاہیے کہ ایک ایسا مسودہ لے کے اسی پارلیمنٹ کے اندر آئیں, اسی یہ جو ابھی 18 تک اسمبلی جا رہی ہے, کہ آپ اس کا فیصلہ کر دیں کہ آپ نے فاٹا کو کیا کیسے رکھنا ہے. لایا ہے ہم نے 11 پارٹیوں کا ہمارا اتحاد ہے, 11 پارٹیوں اس کو امپلیمنٹ کروائیں. 11 پارٹیوں نے ہم نے تجاویز دی ہیں, KPK کے ساتھ جانا ہے, علیحدہ پرومس بنانا ہے, ہم نے سب نے تجاویز دی ہیں, تجاویز ان کے پاس ہے, ہماری تجاویز کو مسترد کر کے گورنر نے خود اپنا گورنر نے خود ایک کمیٹی بنایا. ہمارا 11 سیاسی پارٹیوں کا جو اتحاد ہے, ہم نے جو تجاویز پیش کی ہے 11 پوائنٹ, اس کا ریزلٹ یہ کہ گورنر نے وہاں پہ اپنا ریٹائرڈ بیوروکریسی کا ایک کمیٹی بنایا, اور ہمارے سارے جو سفارشات تھے اس کو پینک کے, اور وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے اس کو جو سفارشات پیش کیے. صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کی ہے اس حوالے سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیاسی پارٹا اتحاد مئی میں ملا تھا زرداری صاحب کے ساتھ, اور زرداری صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ میں APC بلاؤں گا پاٹا کے مسئلے پہ, اور میں نواز شریف صاحب کو بھی دعوت دوں گا, اور سب کو بٹھا کے اور ان کو منت کروں گا کہ یہ قبائلوں کی مرضی ہے, قبائلوں نے آپ کو لوگوں کو جو سفارشات دیے اس پہ عمل درآمد. بالکل ٹھیک ہے. جان چیزی صاحب, ہمیں لگتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا وہاں جانا جو تھا دیٹ واز اے فائر فائٹنگ, کہ جب آگ لگ جاتی ہے تو آپ جو ہے نا فائر بریگیڈز کو وہاں پہ موو کروا رہے ہوتے ہیں, فورسز کو, یعنی وہاں پہ جتنے بھی ڈیفینس کے لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, لوگوں کو بچاتے ہیں, یہ سارا کچھ. ہماری گورنمنٹ, ہماری جو پالیسی میکرز ہیں وہ بھی فائر فائٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, کہ 2 بسوں میں سے لوگوں کو لے کر چلے گئے وہاں پہ, اس کے بعد ہم نے سنا جی کہ آپریشن ہوا, 20 دہشت گرد جو ہیں ان کو مار دیا گیا. پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اسی طرح. ہم کرائسس مینجمنٹ تو کرتے ہیں, لیکن جو پلاننگ ہم ڈیسیژن کر لیتے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اور یہ جو انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی, آج ہم اس کے اوپر مطلب میڈیا بھی بات نہیں کر رہا نیچرلی, کیونکہ اور اتنی چیزیں نکل کے آ جاتی ہیں, ہمیں ان پہ پھر فوکس کرنا پڑتا ہے. وائی وی ڈونٹ ہیو اے ہولسٹک اپروچ اینڈ اے کمپریہنسو پلاننگ. اس تنقید میں کسی حد تک تو صداقت ہے, لیکن میں پھر بھی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو, آرمی چیف کو, اور تمام لیڈرشپ کو, کہ مسنون کے واقعے کے بعد وہ کوئٹہ ہے, انہیں پہلے دن آنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو میسج آئے, اور جو وکٹمز تھے انہیں یہ میسج ملے کہ پاکستان کی تمام قیادت ان کے ساتھ ہے, پاکستان کے تمام صوبوں کے لوگ جو ہے ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اگر وہ آئے پھر بھی اچھی بات ہے, لیکن انہیں فوراً جانا چاہیے تھا. دیٹ واز ویری امپورٹنٹ تھنگ. دوسری بات یہ کہ میں ان سیکورٹی فورسز کو, پیراملٹری, FC, پولیس کو بھی کریڈٹ دوں گا جنہوں نے بلوچستان کو 2009 کے مقابلے میں آج کافی حد تک قابو کیا ہوا ہے, کنٹرول کیا ہوا ہے. جو عسکریت پسندی تھی, اگر آپ کو یاد ہو 2009 میں آپ کوئٹہ میں کسی بھی جگہ میں آپ 8 بجے بعد سفر نہیں کر سکتے تھے. کوئٹہ کھنڈ میں تقریباً ہر روز میزائل کے حملے ہوتے تھے, اور پورا بلوچستان میں احساس یہ تھا کہ شاید ہماری رٹ جو ہے ختم ہو چکی ہے, اور ہم ایک ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جو ایک لالس ہے. لیکن پھر ان کی قربانیوں کے بعد کافی حد تک جو بلوچ انسرجنسی ملیٹنسی ہے وہ بالکل تقریباً ختم ہو گئی ہے. صرف پاکٹس, اب یہ کون سی ہے, یہ اب صرف پاکٹس ہیں جس میں 3 میں آپ کو اب نام بتاؤں. کوہلو کے آؤٹسکرٹس میں ہے جگہ, اور اسی طرح اواران اور مکران میں کچھ پاکٹس میں یہ ہے, اور مستون کے علاقے میں کچھ جتے ہیں. ان یہاں پہ فراری کیمپس ہیں. یہ ایک بڑا چیلنج اب بھی ہے, ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہے ایک مربوط پالیسی کی ضرورت ہے. تو ان کو کیا ایئر اسٹرائک سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بلوچستان میں نہیں, وہ جو فراری کیمپس ہیں ان کو جس طرح ہم نے آپریشن دربیاس کر رہے ہیں, خیبر 2 کر رہے ہیں, خیبر 1 کیا, نہیں, اس کے لیے سرچ اینڈ کل پالیسی جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہے. آپ جو ہے آپ کو ٹینکوں کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ آپ کو فائر فائٹرز ہیں. بلوچستان کی جیوگرافی دوسرے ملک سے الگ ہے. آپ 42% جو ہے ہمارے ملک کی جغرافیہ بلوچستان بناتا ہے. اس میں 2 پورس بارڈرز ہیں, افغانستان کے ساتھ ہے, ایران کے ساتھ ہے. وہ آج بھی مینجمنٹ کے حوالے سے ہمارے لیے سب سے بڑا ہیڈ ایک ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر اسی طرح جو ہماری ریاستی رٹ ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی 2 سال پہلے. آج بھی کئی علاقوں میں ہماری رٹ بہت کمزور ہے. جو ہمارے ٹریڈیشنل, اس کا حل کیا ہے, what was the solution? حل یہ ہے کہ جو پولیس ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے نہیں, ان کی یہ صلاحیت نہیں ہے. ٹریننگ کروائیں نا. نہیں, ٹریننگ, یہ جو پولیس وہ ٹریننگ جو ہے سال لگیں گے. ہمیں کوئی ایسا 12-13 سال سے تو ہم کا ٹیررزم میں ہے نا. 13 سال میں اگر آپ ہر سال 100 لوگوں کو کرتے تو کم از کم 1300 کاؤنٹر ٹیررزم کی فورس تو آپ قائم کر چکے. پولیس جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے نہیں ہے, فل سٹاپ. اس کے لیے ہمیں کوئی اور فورس چاہیے, چاہے وہ FC کو بڑھانا چاہتے ہیں یا کوئی اور فورس کرنا چاہتے ہیں. بلوچستان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پورس ہے, وہاں پہ جو ہے ایک سپریڈ ہے آپ کا جو لینڈسکیپ ہے, اس میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح اربن سینٹرز ہیں جہاں پہ آپ کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو اب جو جس طرح میرے نیبل کولیگ نے بھی اشارہ کیا, لیویز فورس ہے وہ اصل میں ملے ہوئے
मिलिटेंट के साथ या अलाकार हैं जो उनके बड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको रिवॉम्प करें। अगर हम लेवीज को रखना चाहते हैं तो उन्हें हम मॉडर्नाइज करें, अदरवाइज दूसरा फोर्स लाएं जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ना हो। तीसरी अहम बात ये जो हमारे सरदार हैं, या उनकी सरदारी को खत्म की जाए या उन्हें जिम्मेदार बनाया जाए कि जो कुछ हुआ फिर आपको हम पकड़ेंगे, आपको पकड़ेंगे, आपके भी मुसल्लह जत्थे हैं, या आपको हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, या ये कि आपके इलाके में जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अभी इस वक्त जो है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो अपने इलाकों में जो है सब कुछ उनकी मर्जी से होता है, चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टर आता है, चाहे एक स्कूल में एक टीचर आता है, या कोई दूसरी जो भी एक्टिविटी होती है उनकी एक कंसेंट से होती है। आवाम को वो सॉरी मैं आपकी बात, क्योंकि आपकी बात की कंटिन्यूटी ही है, आवाम को वो समरात देने पड़ेंगे जो फेडरल की तरफ से या सूबे की तरफ से आवाम के लिए उस खसूसी इलाके के लिए जा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा, आवाम तक जब तक आप नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो नवाब, वो सरदार इसी तरह से मुसल्लत रहेंगे। और मैं सिर्फ ये अर्ज करूं कि बलूचिस्तान को सिक्योरिटी गवर्नेंस के हवाले से इंप्रूव करना है। कोई जॉब हमें नहीं चाहिए, वहां पे लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, अमन चाहिए। अगर हम सरदारों के जरिए दूसरे एफसी और इन लोगों के जरिए चलाएंगे अमन को, तो फिर वहां पे बलूचिस्तान में किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। पूरे मुल्क में बेरोजगारी है, पूरे मुल्क में मसाइल हैं, लेकिन सिक्योरिटी बलूचिस्तान में नहीं है। ये एक पहली शर्त है जिसको हमने करना है। और इसके साथ हमने मीडिया के हवाले से किरदार जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा। बलूचिस्तान आज भी प्रायोरिटी नहीं है मीडिया में, और इसी तरह मतलब करप्शन का जो रेशियो है, एक्चुअली पॉलिटिकल लीडरशिप की प्रायोरिटी जो होती है मीडिया वही कर। नहीं मैं वैसे कह रहा हूं कि आप देखें ना, इस वक्त हॉट केक जो है वो क्या है, केपीके के अंदर धांधली हुई। अब जाहिर है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके भी लीडर करेंगे, असफंजान वली साहब भी करते हैं, इमरान खान साहब स्टेटमेंट देते हैं, तो मीडिया ने उन चीजों को लेके आगे बढ़ना होता है ना। जो हमारा पॉपुलिस्ट जो रेटिंग सिस्टम है जिसमें हमने बक्से रखे वो बिल्कुल ठीक है, आप जरूर कहते हैं, वो एक आप ऐसा ठीक कह रहे निजाम है हैं, कि आप हमने ठीक इसको कह रहे हैं। रैशनलाइज करना, ये मीडिया के लिए चैलेंज है। तो उस हिसाब से कोई जो बलूचिस्तान में रेटिंग के लिए कोई बक्सा आप किसी के घर में नहीं लगाएंगे, इसका मतलब वो एजेंडे एंड दैट इज आइसोलेटेड। बिल्कुल आई एग्री विद यू। और फिर ये हमें याद रखना है कि टेररिज्म ने हमें क्या सबक दिए कि अगर आधा पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड है, वो वहां पे रिट नहीं है और रियासत की, तो ये अमन ना पंजाब में आ सकता है ना सिंध में आ सकता है। जितना भी आपका हिंटरलैंड डेवलप हो, अगर आपके पेरिफेरीज डेवलप नहीं है अभी, तो आप नए मॉडर्न पाकिस्तान में इस अमन को आप जो है इस इलाके में फाइनली डिप्लोमेसी जो है, जो कुछ हमारे साथ हुआ है, इंडिया में अगर इस तरह से कुछ होता तो इंडिया ने पूरी दुनिया को सर पे उठा लेना था, उनके मीडिया ने, और पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट अवे अटैक किया जाता। जितनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स पिछले 2 हफ्तों के दौरान वहां से उनकी गवर्नमेंट से आई हैं, चाहे वो CPEC के हवाले से हो, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से हो, या जो कुछ पाकिस्तान के अंदर, हम उस तरह से खुल के उनको क्रिटिसाइज नहीं करते। वो नैरेटिव एक नेशनल नैरेटिव हमें ना पाकिस्तान के अंदर ना इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो हमारे जो मिशंस हैं वो करते हैं। इसका क्या हल है? पहली बात तो ये कि डिप्लोमेसी आपकी दाखिली इस्तेहकाम और माशी कुव्वत का इनकास करती है। अगर आप दाखिली तौर पे मजबूत है, आपकी मीशत इकोनॉमी सही हो रही है, आप में जो स्टेबिलिटी आ रही है, डेफिनेशन की बात होगी ना। तो हम इंडिया अगर कुछ हमारे यहाँ कर रहे हैं तो हम उसको क्यों नहीं हाईलाइट तो आप डिप्लोमेटिक लेवल पे आपकी आवाज सुनी जाएगी। इसी तरह मीडिया लेवल पे आप नैरेटिव शेप करने में जो है इंपॉर्टेंट है। अभी जो मीडिया किरदार अदा कर रहा है मेरे ख्याल में काफी पॉजिटिव है, एनफ नहीं है, और क्या बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जो पाकिस्तान चाइना इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इससे पाकिस्तान का वकार और क्लाउड बहुत बड़ा है, और हम एक ऐसे कौम के तौर पे उभरे हैं कि पाकिस्तान में आप जो है ऐसे ममालिक के इन्वेस्टर्स हैं जो आज भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इसके बावजूद कि हम हर नेगेटिव हेडलाइन में CNN और BBC में हमें कोट किया जाता है, और वो इसी बुनियाद पर कोट किया जाता है कि पाकिस्तान को इसी तरह जो है बदनाम रखा जाए और इसे एक ऐसा मुल्क साबित किया जाए कि इसमें आप ना इन्वेस्टमेंट करें, ना इसमें दूसरी इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट ये कि हमने जिस तरह आपने शुरू किया इस डिबेट को कि हाउस इन ऑर्डर करना है, और हमने नए पाकिस्तान की तामीर, जिसे मैं क्लीशे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो हमारी लीडरशिप है, चाहे वो सिविलियन है और मिलिट्री, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिलिटेंसी की है। पिछले मैं आखिरी जुमला ये कहूँगा कि 2 साल पहले 40 से 50% मुल्क पे हमारी रियासती रिट ऑलमोस्ट 0 हो गई थी, जो आप काफी हद तक रिस्टोर है। इस प्रोसेस को हमने आगे ले जाना है, और मिलिटेंसी का जो बला है उसके लिए 0 टॉलरेंस का जो टारगेट और गोल है उसको हमने अचीव करके रहना है। अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे, लेकिन दैट्स द गेम, द गोल, डायरेक्शन इज राइट। और उसको सिर्फ 1 मिनट में डिप्लोमेसी को किस तरह से हम मतलब अपने केस को बाहर किस तरह से हम हाईलाइट करें? अपने केस को हम इस तरीके से बाहर हाईलाइट किया जा सकता है कि हमारी
کہاں ہے ہمارا اسٹیٹ کے ادارے کدھر ہیں, ہمارے انٹیلیجنس ادارے کدھر ہیں؟ نہیں مطلب پارلیمنٹ کے ڈیلیگیشنز کو باہر بھیجنا چاہیے, بالکل ڈیلیگیشن کو بھیجنا, لیکن اپنے میڈیا کو آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, تھنک ٹینک کے لوگوں کو باہر بھیجیں, تھنک ٹینکس کے ذریعے, یورپ سوشل میں, میڈیا کے یونائٹڈ ذریعے نیشنز میں, باہر کے ممالک میں, آپ کا میڈیا ان تو کو جیو ایجوکیٹ چینل, کریں. جیو چینل اب چائنا سے آپ آئے, میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو وہاں پہ پتہ ہوگا کہ پاکستان کا نیریٹو بالکل بھی کیا نہیں ہے. پتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جیو چینل آپ کا دکھا رہا ہے یہاں یہ ہم انڈیا کر رہے ہیں, وہ کشمیر کا نقشہ پاکستان سے نکال دیتا ہے. یہ مطلب حد ہو گئی ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے, کوئی اس کو لے کے عدالت میں نہیں جاتا. ایک منٹ دیکھیے جی, اس چیز میں ہمارا حکومت بہت زیادہ کمزور ہے. ابھی تک تو ہمارا کوئی وزیر خارجہ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہم نے ایک وزیر خارجہ رکھنا چاہیے. 2 لوگ کام کر رہے ہیں, بڑے سینئر لوگ ہیں, وزیر ستاج عزیز صاحب ہے, وہ تو نام آپ دے دیں, وہ تو کام تو وہی کر رہے ہیں. کام میں بہت فرق ہوتا ہے, ایک پرماننٹ وزیر کا اور ایک ایڈوائزر کے کام میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور کوئی اس طرح کا بندہ ہو, ہمارے شاہ صاحب کے لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافی عمر کا ہے, لیکن سرتاج عزیز صاحب بھی ہم بچے تھے, اور یہ سرتاج عزیز صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کوئی جوان بندہ ہو کہ وہ پورے صوبے کو ویسے سنبھال لیں, تو یہ ان کے لیے تو اتنی سی منسٹری ہے. اور ہمارے جو ایمبیسیز ہے اس کو چاہیے کہ وہ جس ملک میں ہے وہاں پہ سیمینار منعقد کرے, وہاں کے جرنلسٹوں کو لائے, وہاں کے انٹلیکچوئل کو لائے, اور اس کو حقیقت بتائے کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے. بہت شکریہ اخوندزادہ چٹان صاحب, جان اچکزئی صاحب, عبداللہ گل صاحب, تینوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, وحید حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.